अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भट्ट ग्लोब स्ट्रीट के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा टॉपिक आजकल चल रहा है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है या करने वाला है। तो इसके हवाले से जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो अपना क्या रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करने में, और क्या पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव कर सकती है। तो इसी हवाले से हमारे साथ डिस्कस करने के लिए मौजूद है मनान अजीम और शहजादा वकास, और इसके हवाले से जो गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज मेक करनी चाहिए और इसके हवाले से क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहजाद वकास। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का और इतना इंट्रोडक्शन करने का। ये जो भी कोई सॉवरेन कंट्री है ना, वो ऐसे इतनी इजीली जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करती। अगर हम इन जनरल बात करें तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट करने के लिए उसको 4-5 बड़े ही पुअर स्टेप्स करने पड़ते हैं जब वो डिफ़ॉल्ट करती है, जिसमें उसकी एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, पुअर इन्वेस्टमेंट्स उनके प्लानिंग्स होती हैं, ओवर स्पेंडिंग होती है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात भी करते हैं, आपके अपने लोकल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि ओवर स्पेंड करके बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मिलजुल के एक कंट्री को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाती हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट जब हो जाता था तो कैसे डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि आपने जो पैसे लिए हुए हैं फॉरेन लैंडिंग्स ली हुई हैं, जब ने आपने ओवर स्पेंडिंग्स कर दी, पुअर प्लानिंग्स कर दी इन्वेस्टमेंट की, तो फिर आप उनको पे बैक नहीं कर पाते उन डेट्स को। बिल्कुल। तो इस तरह आप लीड करते हैं टुवर्ड्स अ डिफॉल्ट ऑफ ए सॉवरेन कंट्री। तो आई होप कि पाकिस्तान ऐसा ना करे या ऐसा ना हो, लेकिन जितनी भी मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं अभी तक, इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स दैट डिफॉल्ट अनफॉर्चुनेटली, और जो कि काफ़ी एक अलार्मिंग है। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? अब इस डिफॉल्ट से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल विल चाहिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए, जहां पर आपके जो बोरोअर्स हैं उनको आपको फर्दर लैंडिंग करने में आप आसानी हो, क्योंकि जब आप इस तरह की पोजीशन में आते हैं तो आपकी क्रेडिट रेटिंग्स गिरना शुरू हो जाती हैं। जब क्रेडिट रेटिंग्स गिरती हैं तो जो IMF जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और जो बड़े जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट हैं, चाइना के इंस्टीट्यूट हैं, जो बैंक्स हैं, वो आपको फिर इस क्रेडिट रेटिंग की वजह से फर्दर क्रेडिट नहीं देते, बिकॉज दे कंसिडर कि आपने उन पैसों का सही जगह इस्तेमाल नहीं किया और आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो इस चीज़ को तो हमें पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि हम रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो दो बड़ी मेन चीज़ें हैं जो कि इसको मज़ीद हमें हेल्प आउट कर सकती हैं रियल एस्टेट के सेक्टर्स के थ्रू, कि जिसमें आपकी फॉरेन रेमिटेंस है। क्योंकि बिकॉज जब आपने लैंडिंग ली हुई है तो आपने उसको लोकल अपनी करेंसी में पे बैक नहीं करना, आपने उसको पे बैक करना है उनकी ही फॉरेन करेंसी में ही। फॉर एग्जांपल, आपने $10 बिलियन, $20 बिलियन जो भी लिए, यू नीड टू पे बैक इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स एज वेल। सो लोकल करेंसी उसको सपोर्ट उस तरह नहीं कर सकती और वो उसको पे बैक नहीं कर सकती। सो ना आपके पास फॉरेन रिजर्व्स है, ना आपके पास फॉरेन करेंसी कहीं से आ रही है। इनफैक्ट जो करंट सिनेरियो है इसमें और लिक्विडेट हो रही है, जिसकी वजह से आपके जो लैंडिंग्स हैं उन पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता डे बाई डे बढ़ता रहा है। सो द दो मेन सेगमेंट्स हैं जिससे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को या फॉरेन करेंसी को इंड्यूस कर सकते हैं, फॉरेन लोगों को, अपने पाकिस्तानी एक्सपैट्स को इंड्यूस कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान में पैसे भेजें। तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम रेमिटेंस बढ़ाएं, जैसे कि हमने पास्ट में देखा कि रेमिटेंस की एक बड़ी अच्छी ग्रोथ थी। सेकेंडली है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी तरह सपोर्ट उस तरह नहीं कर पाता, और ना मैं कोई एक्सपोर्ट्स का इस तरह का एक्सपर्ट हूँ। बट यस, रियल स्टेट की जो इसके साथ इंटरलिंक है वो रेमिटेंस से बहुत बड़ा। सो गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि रेमिटेंस को बढ़ाने के लिए वो क्या ऐसा स्टेप्स लें जिसके ऊपर जो फॉरेन लोग हैं वो हमारे पाकिस्तानी जो बड़ा एक अच्छा पॉइंट आपने वैलिड रेज किया कि रेमिटेंसेस को इंक्रीज किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो आजकल के जिस तरह की अभी पाकिस्तान की सिचुएशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो क्यों एक जो है ओवरसीज जो पाकिस्तान में इस तरह की इकोनॉमी जो है स्पेंड करेगा, इसके हवाले से बनान जी आपकी क्या अपनी ओपिनियन है? थैंक यू उस्मान, बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट रेज किया है कि इस तरह के हालात में कोई ओवरसीज इन्वेस्टर क्यों इधर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा जबकि उधर उसके पड़े पैसे ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे। तो सर इसके लिए सबसे पहले तो पॉलिसीज है जो कि आपको दोबारा से रिवाइव करनी पड़ेगी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। अब फॉर एग्जांपल 2021 की हम बात कर लेते हैं।
2021 आपका हाईएस्ट हिस्ट्री में कभी इतनी रेमिटेंस नहीं आई जितनी 2021 में आई, $31.31 बिलियन। मैं इधर एक पॉइंट आपको बताता चलूं, IMF से आप अभी जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ $1.1 बिलियन के लिए कर रहे हैं, जबकि 2021 की रेमिटेंसेस 31.31 बिलियन थी, ऑलमोस्ट 32 बिलियन। तो सर आपको थोड़ी पॉलिसीज को रिवाइज करना पड़ेगा। आप 2021 में जिस तरह आपने टैक्स 1% था, उसी टैक्स रेशो को आपने 2022 में डबल कर दिया, आपको वही टैक्स रेशो दोबारा, अच्छा इन सब हालात में 1% के साथ FBR ने GDP की जो उसे जो परसेंटेज उसकी रखी गई थी वो उसने अचीव की है, बल्कि अचीव से ऊपर गया है। तो वो वही सिनेरियोज आपको दोबारा क्रिएट करने पड़ेंगे, वही पॉलिसीज आपको दोबारा मेक करनी पड़ेंगी, और वो बेशक लॉन्ग टाइम होगी। बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान रियल एस्टेट में। आपके पास रूडा जैसे प्रोजेक्ट है, आपके पास बंडल आइलैंड है, आपके पास ग्वादर है, आपके पास बहरिया टाउन कराची है, आपके पास इतने इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। आप दुबई लेवल की बात कर रहे हैं, आप इतना आगे जा रहे हैं, और उसमें इन बिटवीन ऐसी पॉलिसीज जिसमें आप टैक्स को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज थी उन्हें आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं कुछ, लेकिन आपको दोबारा टैक्स रेट को देखना पड़ेगा, आपको पॉलिसीज को अपने थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, और आपको इस तरह की पॉलिसीज क्रिएट करनी पड़ेगी कि ओवरसीज को अट्रैक्ट किया जा सके। तो मनान, आपकी मैं बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि बल्कि मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। आप ये देखें कि एक तो लास्ट ईयर जो टैक्सेस को रिवाइज किया, बिल्कुल 1 से 2% किया। इनफैक्ट जो ओवरसीज हमारे जो फाइलर्स नहीं थे, इनफैक्ट वो 7% पर थे पहले, ये फिर रिवाइज करके 4% पे इसको लेकर आए हैं, और फिर 2% पे हुआ है। सो इस तरह की चीजें इनको करने की जरूरत है, इस तरह की चीजें करने की जरूरत है। प्लस आप देखें, एक ये अच्छा स्टेप लिया कि उसको रिव्यू किया, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने जो डीम्ड इनकम टैक्स जिसके ऊपर एक बड़ा मतलब फटा चल रहा था, आपने उसमें ओवरसीज को भी रगड़ दिया बैठकर कि अगर ओवरसीज बाहर है और 2.5 करोड़ से ऊपर उसकी इनकम है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो उस पर वो 5% उसको रेंटल कंसिडर किया जाएगा और 20% उस पर टैक्स देगा। आप इमेजिन करें 20% टैक्स। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, वो ओवरसीज इन्वेस्ट करता है, आप उस पर उठा के 20% का टैक्स डाल देते हैं। सो इस तरह की पॉलिसीज कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इस तरह की पॉलिसी, जिस तरह आप टैक्स रेट को बढ़ा रहे हैं, इस तरह FBR कभी भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। टैक्स बढ़ाने से आप इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, टैक्स कम करने से आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मैटर करेगी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको हेल्प करेगी, नंबर ऑफ टैक्स आपको कभी भी उसका रिटर्न नहीं देगा। ये वो पॉलिसीज है जो कि आपको दोबारा रिवाइव करनी पड़ेगी। इसकी टर्की बहुत बड़ी एग्जांपल है। टर्की पे 2016 में जो हालात थे, उन्होंने अपनी पॉलिसीज को रिवाइव किया, उन्होंने रियल एस्टेट पॉलिसीज बनाई, सिटीजनशिप दी। माना पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं उस तरह लोग वो करेंगे, लेकिन तुर्की वाली पॉलिसी को हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उन्होंने भी अपने फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए ओवरसीज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया रियल एस्टेट पॉलिसीज बना के। तो सेम हम भी उस तरह की पॉलिसीज लॉन्ग टर्म बना सकते हैं, जिससे पाकिस्तान आने वाले टाइम में ये डिफॉल्ट वाले सिनेरियो से जो है ना, ये वाले सिनेरियो से काफी हम ऊपर की बात करेंगे। आपने बड़ी ना वो जो है ना ऐसी नब्ज छेड़ दी है जिससे बड़ी तकलीफ होगी। ठीक है, टर्की की पॉलिसी आप अपना लें, टर्की जैसी विल, पॉलिटिकल विल, टर्की जैसे पॉलिटिकल फिगर्स, टर्की जैसी आवाम भी चाहिए साथ साथ। बिकॉज अब आप देखें, आपको कौन सा पॉलिटिकल फिगर है जिसके ऊपर कोई बंदा पैसे लगाने को तैयार हो जाएगा फौरन से। सो यस, हमें ये, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, ये हमें अंदर से कुछ करना पड़ेगा। पहले हम अंदर से बाहर वालों को अपने विल दिखाएंगे, अपनी कुछ ऐसी अपना पोर्ट्रे करेंगे जिसमें यस वी आर विलिंग टू डू समथिंग, हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, जिसमें आप बाहर बैठे हैं, आप हमें सपोर्ट करें, हम उसमें आपको उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देंगे। यही गवर्नमेंट को किस तरह की पॉलिसीज आप जिस तरह की कह रहे हैं ओवरसीज को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस तरह टर्की ने कुछ बेनिफिट्स दिए, उनको कुछ रिबेट्स वगैरह दिए, तो पाकिस्तान क्या पॉलिसीज में कुछ गाइड करें? टैक्स फ्री करते हैं, टैक्स फ्री करते हैं, आप टैक्स फ्री करते हैं, तो नॉमिनल सा टैक्स रखें, आप उसकी इवैल्यूएशन थोड़ी बेहतर कर ले
लेकिन इस तरह आपने फॉर एग्जांपल आप 1% को 2% पे लेकर जा रहे हैं, हम फाइजर की जब बात करेंगे ऑब्वियसली, तो 1% से जब आप 2% से लेकर जा रहे हैं तो वो बहुत बड़ा गैप आ जाता है। आप उसे 1% भी रखें, बल्कि आप ओवरसीज को उसमें, क्योंकि हमें तो इसमें क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, क्योंकि डॉलर्स आपको फॉरेन रिजर्व बढ़ाने हैं, वो कैसे बढ़ेंगे, वो लोकल से तो नहीं बढ़ेंगे, वो आपको ओवरसीज को अट्रैक्ट इसी तरह ही आप कर सकते हैं। आप उन्हें टैक्स रिलीफ दें, आप उनको उसके टैक्स के बेनिफिट्स दें, कुछ ना कुछ जो भी आप दे सकते हैं। ये पॉलिसीज तो लाजमी बात है गवर्नमेंट लेवल पे ही ज्यादा बेहतर तक बनाई जा सकती है, लेकिन हम एक सजेशन दे सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी को टैक्सेस फ्री करके या टैक्स उसका नॉमिनल करके ही आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं रियल एस्टेट के, क्योंकि अकेली ये रियल एस्टेट को बाइंग सेलिंग वाली फील्ड नहीं है। 32 इंडस्ट्रीज इसके साथ जो रिलेटेड है इसके साथ, और वो लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड किसी ना किसी तरीके से। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे, जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये आप मेरी बात नोट कर लें कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान के बाद इसके अलावा कुछ नहीं है कुछ पाकिस्तान को बचाने के। थैंक यू सो मच मनान। अब अगर मैं सारी डिस्कशन को सम अप करता चलूं तो हमें एक पॉलिटिकल विल चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और इसके साथ साथ हमें जो फॉरेन हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको हमें पर्स देनी पड़ेंगी, उनको स्पेशल प्रोटोकॉल देना पड़ेगा ताकि वो डॉलर्स की या एज ए रेमिटेंस यहाँ पर जो है हमें प्रोवाइड करें, और हमारा जो पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का जो खतरा है उससे हमें बचा सके। फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आज की सरमायाकारी, कल का मुनाफा।